हेलो एवरीवन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए भी है, ये वीडियो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी है। दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है और दोनों क्लास के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए स्पेशली उनके बुक से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दोनों क्लास में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इसीलिए आपको देखना है, दोनों क्लास के बच्चे देखिए और दोनों क्लास के बच्चे सीखिए। इस क्वेश्चन को सीखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जो हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं इस चैप्टर के लिए, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स हमने कवर किया फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपके पास कुछ कहने को है तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप वहाँ जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने कुछ रफली नोट किया है क्वेश्चन से, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। 3 पार्टनर हैं भाई। कितने पार्टनर हैं? 3। नाम क्या है? A, B, C। इनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का मतलब बिजनेस है। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए वो बैलेंस शीट से आपको मिलेगी, ठीक है। इस बिजनेस में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं और तीनों पार्टनर का कैपिटल है। एसेट साइड में इनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं और करंट एसेट है और फिक्स एसेट है। हमने CA लिखा है, FA लिखा है, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। रफली हमने लिखा है इसको। बात आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसका विघटन हो गया। अब विघटन करने के लिए कुछ बातें दी गई हैं नीचे में। देखिए क्या कहता है। कहता है C को अपॉइंट किया गया कि आप रियलाइजेशन का काम करवाइए। 3 पार्टनर में C को कहा गया कि आप रियलाइजेशन का वसूली का काम करवा दीजिए, हम दोनों के पास फुर्सत नहीं है, आप हिसाब बना दीजिए और जितना मेहनत आप कीजिएगा उसमें 5% आपको कमीशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और कमीशन दे दिया जाएगा मतलब जैसे दूसरा कोई लेता है एक्सपेंसेस, आप रख लीजिएगा 5% की दर से। और वो पैसा किस पे होगा? तो कहा जाता है कि जो आप रियलाइज करके लाएंगे। रियलाइज का मतलब ये है कि जो पैसा वसूल कर लाएंगे, जो पैसा वसूल करके लाएंगे, इसी को कहा जा रहा है कि जो पैसा वसूल करके लाएंगे उसका 5% आपको कमीशन दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसका 5% आपको कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने वसूला कितना? तो इन्होंने वसूला फिक्स एसेट से 80,000 और करंट एसेट से 20,000 रुपये। और कुछ खर्च आए हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि जितना भी खर्च होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा, मतलब इस खर्च को आप झेलेंगे। समझ रहे हैं? आपको कमीशन दे दिया जाएगा, बाकी खर्च आप समझिए। इसका मतलब ये है कि खर्च का लेखा आपको नहीं करना पड़ेगा। C को अगर हम कमीशन दे रहे हैं उसी काम के लिए, समझ रहे मेरी बात को? C को हमने उस बंदे को कहा कि तुम ये काम करवा दो, इतना पैसा हम तुमको दे देंगे, बाकी तुम अपना समझना। तो C को अगर हमने दे दिया है वो काम करवाने के लिए 5% कमीशन पे, तो C समझे ना खर्च क्या हो रहा है। तो इस खर्च से आपको कोई मतलब नहीं है, ये C समझेगा। स्पेशली और पर्सनली हमको बिजनेस की तरफ से इसका कोई हिसाब करना भी नहीं है, क्योंकि हमने C को मुफ्त कमीशन दे दिया है, ठीक है। हमने कहा है कि C भाई कमीशन ले लो, बाकी खर्चा तुम समझ लेना, इतना % तुम ले रख लेना, अब बाकी तुम्हारा हिसाब किताब तुम देख लेना, ठीक है। तो वो उसका हिसाब किताब वही देखेगा, ठीक है। उसका हिसाब किताब वही देखेगा, हमको कुछ करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि ये खर्च वो C देगा अपना पर्सनली, वो जाने, हमको कोई मतलब नहीं। C को सिर्फ इस खर्च की जगह पर हम 5% कमीशन दे देंगे, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर विघटन होता कैसे है, आप मुझे समझाओ। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में ये चीज़ें समझा दिया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए मेरी बात को। हम इसको कई स्टेप में फॉलो करते हैं। जब विघटन होता है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं बाहरी कर्जदारों को। किसको देते हैं? जो पैसा हमको वसूल करके पैसा आता है वसूली करते हैं, और जो बाहरी कर्जदार है उसको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी का हम लोग काम पहले करते हैं, समझ गए। और ये काम हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। किस अकाउंट में करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं। किसका पेमेंट करते हैं? पार्टनर्स लोन का पेमेंट करते हैं, ठीक है। और
पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, और ये स्पेशल इसका अकाउंट बना के करते हैं। तीसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो पहला अकाउंट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी का काम करेंगे, और दूसरा अकाउंट हो गया पार्टनर्स लोन अकाउंट, और तीसरा अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और चौथा में हम लोग लास्ट में अपने पैसे का मिलान करते हैं कि हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं कि हम जो पैसा लाए, वसूल करके लाए, उसका हिसाब क्या है वो दिखाना है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो इसका मतलब ये है कि सर ये बैंक में जो पैसा 20,000 है, इसी में हम वसूल करके रखेंगे पैसा, और इसी से हम पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो पहले हम पेमेंट करेंगे कर्जदार को, उसके बाद पार्टनर्स लोन को। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर के लोन का मसला नहीं है, पार्टनर के लोन का कोई मतलब नहीं है, मतलब है ही नहीं पार्टनर लोन। तो उसके बाद हम ये अकाउंट नहीं बनेगा, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। समझ गए मेरी बात को। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिमाग में सेट रखिएगा कि पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, देन हम ढूंढेंगे पार्टनर का कोई लोन है क्या, तो अगर होगा तो लोन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, तो विदाउट कैपिटल का बिजनेस तो था नहीं, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये 40,000, ये 20,000, 30,000 और ये 20,000 का हम हिसाब करके पार्टनर को लौटाएंगे पैसा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमको अकाउंट्स बनाने हैं, और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप नेसेसरी अकाउंट बनाइए। तो नेसेसरी अकाउंट का मतलब यही 4 अकाउंट नेसेसरी होता है। पार्टनर्स लोन नहीं है तो नहीं देंगे। हम सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली कैसे होती है मैं आपको समझा चुका हूँ। सिंपली हम लोग को खींच लेना है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। आपको याद है क्या फॉर्मेट कैसे खींचते हैं किसी भी अकाउंट का? ये ऐसे, इसको कहते हैं डेबिट साइड और इसको कहते हैं क्रेडिट साइड। समझ रहे हो मेरी बात को? पार्टिकुलर अमाउंट, ये चीज़ आप खुद लिख सकते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब समझना ये है कि हम वसूली करेंगे, हम इसमें वसूल कर पैसा लाएंगे और उस पैसे से हम कर्जदारों को पेमेंट करेंगे, जो बाहरी कर्जदार है। मामला मेरा फिनिश हो जाएगा, जो पैसा बचेगा हम पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। नहीं बचेगा पार्टनर के अकाउंट में लॉस के रूप में ट्रांसफ़र करेंगे। समझिएगा मेरी बात को कैसे करेंगे। तो वसूली हमको किससे करनी है? बैंक से वसूली थोड़ी करनी है, बैंक में तो हमारा पैसा रखा हुआ है। जो हमारे पास कैश है उससे थोड़ी वसूली करनी है। तो कैश अकाउंट हो या बैंक अकाउंट हो, इसी अकाउंट के माध्यम से हम सब अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसीलिए पहले तो इस अकाउंट को हम क्लोज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी अकाउंट के माध्यम से हम सब पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसलिए बैंक अकाउंट को आप छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। कैश अकाउंट है आपके पास और बैंक अकाउंट है, उसको कुछ मत करिए, कुछ नहीं करना है आपको, छूना नहीं है। जब तक सारा काम हो ना जाए तब तक इस पैसे में हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस समझ रहे? और जो जो पैसा हम वसूल करके लाएंगे इसी में डालते चले जाएंगे। समझ रहे? तो सबसे पहले हम उन कर्जदारों को, उन संपत्तियों को ले जाएंगे जिससे हमें वसूली करना और पेमेंट करना है, ठीक है। तो भाई पार्टनर को तो हम देना नहीं है, पार्टनर को भी पेमेंट नहीं करना है, पार्टनर का हिसाब नहीं करना है, पहले बाहरी कर्जदार का हिसाब हो जाए। समझ रहे? तो पहले इसको उठा के ले चलते हैं और फिर ये कर्जा को उठा के ले चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ताकि हम इससे पैसा वसूल करके इसको पेमेंट कर सकें। समझ रहे? और ले कहाँ जाना है? तो अगर ये इस साइड में है तो उठकर इस साइड में आ जाएगा, और ये इस साइड में है तो उठकर इस साइड में आ जाएगा। उठाकर सीधे ले आइए इसको। करेंट एसेट हम लिख रहे हैं CU, करेंट एसेट, ठीक है। हम शॉर्टकट में CA लिख दे रहे हैं, ठीक है। करेंट एसेट कितने का है? 20,000। समझ रहे मेरी बात? सॉरी, कितने का है भाई? 30,000 का करेंट अकाउंट। पूरा लिख ही दे रहा हूँ भाई। करेंट एसेट 30,000 हो गया, तो ये हम उठाकर ले गए। उसके बाद फिक्स एसेट को उठा कर ले चलते हैं। फिक्स एसेट को ले जाएंगे, कितना? 70,000। समझ रहे मेरी बात? और इस कर्जदार को उठा के लाएंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने का भाई? 30,000। तो ये कहिए कि इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, बैलेंस शीट से ये डिलीट कर दीजिए, ख़त्म हो गया। समझ गए? अब इससे इसको बेचना है और इसको पेमेंट करना है, बस यही तो है। इसको बेचना है, इसको पेमेंट करना है, इसको बेच कर लाएंगे यहाँ, इसको पेमेंट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो बेचने में आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको वसूली बैंक के माध्यम से कितनी हो रही है, मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और सबको इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे बाहर में, अंदर में कुछ नहीं करिएगा, ठीक है।
ये पैसा हम देखना है कि एसेट से हमें कितना रियलाइज हो रहा है। रियलाइज का मतलब हम पैसा कितना वसूल कर पा रहे हैं अपनी सभी संपत्तियों से। तो यहाँ पे कहता है कि फिक्स एसेट से 80,000 रुपये, तो यहाँ वर्किंग कर लीजिए 80,000 रुपये। और भाई मेरे करंट एसेट से 20,000 रुपया, तो करंट एसेट से 20,000 कुल मिलाकर 1 लाख रुपया हो गया। तो 1 लाख रुपया आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। कुछ लोग अंदर में लिख देते हैं, वो काम नहीं करिएगा, कंफ्यूज हो जाने के चांसेस रहते हैं। हमने पैसा वसूल कर लिया, इस संपत्तियों से वसूल क्या किया, पैसा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर संपत्ति डाल देते हैं। भाई संपत्ति से संपत्ति थोड़ी वसूल करनी है आपको। जैसे यहाँ लिखा है कि करंट एसेट से वसूल हुआ, तो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ बच्चे यहाँ करंट एसेट डाल देते हैं। हद है, करंट एसेट से करंट एसेट से वसूल करना है कि करंट एसेट से हमको पैसा वसूल करना है। तो पैसे में हमने कन्वर्ट कर दिया, हमको इतना पैसा आ गया भाई। चले अब हम चलेंगे, चूँकि सारी संपत्ति हमारे सेल हो गए, करंट एसेट था, फिक्स एसेट था, सब बिक गया। यहाँ देखिए इतने पैसे आ गए। अब हम पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कर्जदारों को पेमेंट करेंगे। तो हमारे पास ये जो कर्जदार है उसको पेमेंट करेंगे। समझ रहे मेरी बात को, कर्जदारों को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैंक, पेमेंट में टू बैंक लिखेंगे। और अब जो हमारे पास यहाँ पेमेंट लिख लीजिए ब्रैकेट में, पेमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो हम पेमेंट करेंगे, एक बात समझना, जो हम पेमेंट करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे इकट्ठा करके। तो भाई पेमेंट किसको करना है, यहाँ पर तो कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, सी को कमीशन देंगे। तो जो सी को कमीशन देंगे ना, तो उसको पेमेंट नहीं करेंगे, चूँकि उसका अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, उसका कैपिटल अकाउंट है ना, तो इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर को कभी भी सीज कैपिटल अकाउंट, कमीशन वाला पैसा इसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। पार्टनर को कभी भी कैश देने की ज़रूरत है, वो तो जो हिसाब बन रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फाइनल जो हिसाब बनेगा उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये पैसा तो कमीशन वाला इसके कैपिटल में चला जाएगा। तो बैंक से पेमेंट हम किसको करेंगे, यहाँ पर तो कुछ है नहीं कि किसको पेमेंट करना है। देखो सी को अपॉइंट किया गया, रियलाइजेशन के लिए 5% कमीशन दिया जाएगा, एसेट से ये रियलाइज हुआ है, पेमेंट किसको करना है। तो भाई ये जो कर्जदार है ना, इसको पेमेंट करना है हर हाल में। जो आपके ऊपर 30,000 का कर्जा है ना, जो महाजन का कर्जा है, उसको हर हाल में आपको पेमेंट करना है। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर कह दिया है तो ठीक है, नहीं कहा है तो पूरा का पूरा पेड करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में देखना कहीं पर भी अगर सी के पेमेंट के बारे में कुछ कहा है तो उसके अकॉर्डिंग करना, लेकिन कहा नहीं, सॉरी क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में अगर कहा है तो उसके अकॉर्डिंग करना। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा ही करना। लेकिन आप समझना मेरी बात को, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वसूली हमने क्यों किया, क्योंकि इस कर्जदार को पेमेंट करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर पेमेंट के बारे में चर्चा नहीं है, तो भाई क्या करोगे, तो पूरा का पूरा देंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे कोई चीज़ साइलेंट है तो वो पूरा का पूरा देना है। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को 30,000 रुपये। अच्छा, एक ही कर्जा है मेरे पास 30,000 का, वो हमने पेड कर दिया। और कुछ लोग यहाँ पर क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स से पेमेंट करेंगे कि उसको पैसा देंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया, इससे हमने पैसे ले लिए, इसको हमने पैसा दे दिया। समझिए मेरे, इससे हमने पैसे ले लिए, इसको हमने पैसा दे दिया। इन संपत्तियों से हमको फाइनली 1 लाख आए थे और हमारे पास एक ही कर्जा था, उनको पैसा दे दिया। अब चूँकि खर्चा है और खर्च के बारे में कह दिया गया था, सी को दिया था, अपॉइंट कर दिया हमने कि भैया ऐसे है, तुम सारा बोझ अपने सर पे ले लो, पूरा रिटर्न का काम कर दो, ठीक है, लेबर बन जाओ तुम, 5% तुम कमीशन ले लेना, बाकी तुम समझ लेना। तो सी 5% कमीशन लेगा और जो खर्चा वगैरह है ना वो सब खुद सहन करेगा, ठीक है। तो ये 20,000 2,000 का खर्चा हमको मेंशन ही नहीं करना है, क्योंकि सी को हम पैसा दे रहे हैं उस काम के लिए। तो सी को पैसा दे देंगे 5% कमीशन। और कमीशन किस तरह का, तो यहाँ साफ साफ लिखा है जो पैसा उसने वसूल कर लाया है। भाई मेरे समझ रहे मेरी बात को, जो पैसा उसने वसूल कर लाया, तो ये 80,000 रुपये इससे और 20,000 इससे, 1 लाख रुपये इसने वसूली किया है, ठीक है। तो मैं अगर वर्किंग कर दूं कहीं पर लिख दूं क्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ कमीशन। तो 1 लाख का 5% उसको मिलेगा, तो 5% निकालिए, 5,000 रुपये, ठीक है जी, 5,000 हो गया। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, 5,000 और कुछ नहीं है, सारा काम हो गया, सारी संपत्ति बिक गई, कर्जे हमारे पेमेंट हो गए। खर्चे के बारे में कहा कि हम सी को पैसा दे रहे हैं, तो ये खर्चा हमको देना नहीं है, सी खुद समझेगा इस बात के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इसका बैलेंस हम लोग कैसे करें। तो बैलेंस में ज़रा ध्यान से देखिए, दोनों साइड देखिए। यहाँ पर 1,30,000, 1,35,000 और 1,30,000 इधर है। तो जिधर कम होता है बैलेंस उधर आता है, तो इधर कम है, इधर 1,35,000, तो इसको एक साइड दोनों साइड जोड़कर
ले जाइए 1,35,000, 1,35,000 और इसमें से इसको घटाइए। आपको पता है कि आपको क्या मिला, आपको मिला है रियलाइजेशन लॉस। बच्चे मेरे, आपको क्या मिला है, रियलाइजेशन लॉस। आपको लॉस हो गया, कैसे? तो देखिए वसूली कम है, इस साइड कम है, इस साइड ज़्यादा है, ठीक है, पेमेंट ज़्यादा है, वसूली कम है, तो आपको लॉस हो गया। और आप लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे लॉस को, किस में? तो दोनों तीनों पार्टनर में, ए बी और सी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। कितना है? 5,000 रुपये। अब 5,000 को बांटने का रेशियो है 2:2:1, मतलब 5, 2 2 4 1 5, 5 यूनिट में 2 यूनिट इसका, 5 यूनिट में 2 यूनिट इसका और 5 यूनिट में 1 यूनिट इसका। तो 5 यूनिट में 2 यूनिट का मतलब ये हो गया कि 5 5 से भाग ये 2,000 इसको हो जाएगा, 2,000 इसको हो जाएगा और 1,000 इसको हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो समझिए मेरी बात को। 5,000 को हमें बांटना है 2:2:1 में, ठीक है। तो 2:2:1 में 5,000 को हम बांटेंगे तो 2/5 पहले का, तो 5 × 5 2,000, उसी तरीके से अगले का, उसी तरीके से यहाँ 1/5 जब होगा तो 5 × 5 1,000 रुपया होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट से सारी संपत्ति और कर्जा को उठा के ले जाइए। ले जाने का तरीका आप जानते हैं, इस साइड में तो उस साइड में, इस साइड में तो इस साइड में। आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उस समय में पार्टनर्स लोन, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कोई ऐसा प्रॉफिट जो पहले से रखा है वो, ठीक है, कुछ नहीं ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बस रियलाइजेशन अकाउंट इसी बेस पर बनेगा कि हम सारी संपत्तियों को बेचेंगे और जो बाहरी कर्जदार है उसको पेमेंट करेंगे। बस इतना ही समझना है। इसमें बाहरी कर्जदार ये है ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बैलेंस होता है तो वो बाहरी कर्जदार तो नहीं, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वो ABC में बढ़ कर जाएगा। आपको उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। नहीं समझ रहे वीडियो पॉज करिए, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिए और समझने का प्रयास करिए। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करिए पर्सनली। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको समझ में आने लगेगा। समझ रहे? चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो 2 2 1 याद रखना है आपको। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। सी को याद रखेंगे कि सी को हमने कमीशन दिया है, सी के अकाउंट में दिया है, तो सी का जब हिसाब करेंगे उस समय हम उसको लिखेंगे। ठीक है। हालांकि अब इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, सारा काम इसका ख़त्म हो चुका है और हम इसका काम ख़त्म कर चुके हैं। बचा हुआ है ABC, इसी का हिसाब बचा हुआ है, हम करेंगे। समझ रहे? तो हम सबसे पहले खींच देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट। ठीक है, तो लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है भाई, तो क्या लिख देंगे? एक ABC, ठीक, पार्टिकुलर लिख लेना है आपको। ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। ABC, इस कैपिटल का हिसाब करना है। ठीक है, तो उस कैपिटल का हिसाब करने के लिए जो कैपिटल है पहले से उसको लिखना पड़ेगा। तो जो कैपिटल का बैलेंस हम लिखेंगे उसको कहेंगे बैलेंस, क्योंकि ये अकाउंट है, जो अकाउंट ये है वही अकाउंट ये है, तो इसका ये बैलेंस है, इसलिए हम उठा के लाएंगे। अच्छा, ये इस साइड में है तो आ जाएगा इस साइड में। समझ रहे? ये इस साइड में, ये इस साइड में अभी तो उठ कर आएगा इस साइड में, बस ये याद रखना है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस BD। बच्चे मेरे ये 40,000 है, एक 40,000 हो जाएगा, ये 30,000 है तो 30,000 हो जाएगा और ये 20,000 है तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये काम ख़त्म। बैलेंस शीट में और कुछ नज़र आ रहा है आपको? कुछ नहीं, काम ख़त्म। कुछ प्रॉफिट होता तो हम देते, अभी नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या दें? अब हमने बनाया रियलाइजेशन का काम किया, रियलाइजेशन के काम में हमको कुछ हिसाब पार्टनर के बीच रखने हैं। क्या क्या रखना है? तो एक तो रियलाइजेशन लॉस हुआ था, तो रियलाइजेशन लॉस उस साइड में था तो इस साइड में उठ कर आ जाएगा। हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, किस अकाउंट का बैलेंस? रियलाइजेशन का। अब ब्रैकेट में डाल देंगे लॉस, तो ये हो जाएगा 2,000। बच्चे मेरे समझना मेरी बात को, ये 2,000 और ये 1,000। इसके अलावा और किसी पार्टनर से कोई हिसाब था क्या? जी, सी को हमने कमीशन दिया था, आपको याद होगा, सी को हमने कमीशन दिया, तो यहाँ लिख देंगे कमीशन। और किस अकाउंट का बैलेंस है ये? रियलाइजेशन अकाउंट से। कहाँ से दिया है? कमीशन रियलाइजेशन। चाहो तो ब्रैकेट में अब कमीशन
लिख दो शॉर्टकट में, समझ। किसको दिया? सी को दिया। कितना 1000? 5000। बात खत्म, और कुछ तो था नहीं। अब हम फाइनल हिसाब कर देते हैं इसका। फाइनल हिसाब में आप देख रहे हैं किधर जिधर कम होगा उधर पेमेंट होगा, कैसे लिखाएगा। अब यहाँ बैलेंस नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बैलेंस लिख दो, पहले लिखते थे। भाई मेरे ये बिजनेस बंद हो जाएगा, बैलेंस लिखने का कोई मतलब ही नहीं। अब बैलेंस नहीं लिखेंगे, ये बिजनेस ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 40,000। देखिए इस साइड में कम है, इस साइड में ज़्यादा है, तो 40,000 यहाँ लिखते हैं। 30,000, ये 25,000, ठीक है। फिर उसको उठा के लिखेंगे 40,000, 30,000 और 25,000। ये 2,000 घटा देंगे 38,000, ये 2,000 घटाएंगे 28,000, 1,000 घटाएंगे 24,000, और यहाँ 2 बैंक करके इसको पेड कर देंगे, ठीक है। समझे? हमने पेमेंट कर दिया, फाइनल पेमेंट इसको कहते हैं। बैंक अकाउंट के माध्यम से हमने पेमेंट कर दिया है ना। हम लोग पहले बैलेंस लिखते थे यहाँ पे, लेकिन हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस तो ख़त्म हो गया। हमने बैलेंस शीट भी ख़त्म कर दिया, तोड़ फोड़ करके रख दिया हमने बैलेंस शीट को। अब बेचारा बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक अकाउंट बचा हुआ है। तो चलिए ये रहा, आपने इसको कर लिया। अब हम बैंक अकाउंट का अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। चलिए, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास करिए। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट में लिखा हमने। जो कमीशन दिया गया था उस साइड में था, उसको उठा के इस साइड में लिखा सी के अकाउंट में। और जो तीनों के अकाउंट में पैसा बढ़ रहा था लॉस में, इस साइड में था, तो इसलिए इस साइड में लिख दिया और इसका फाइनल पेमेंट हमने कर दिया। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो याद रखना है ये 38, 28, 24 और 38, 28 और 24 है, ठीक है। 38, 28 और 24। तो लिख दे रहा हूँ मैं कहीं पर कि इसका पेमेंट कितना हुआ है, 38,000, 28,000 और 24,000। और यहाँ बैंक अकाउंट में भाई 20,000 रुपया, ठीक है। बैंक अकाउंट में क्या है, 20,000 रुपया। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमें हिसाब बनाना है, ये 25,000 रुपया। चलिए भाई, तो बैंक अकाउंट खींचते हैं। चूँकि बैंक अकाउंट एक लौटा अकाउंट है, इसलिए बैंक अकाउंट सीधे लिखेंगे, सिंपल। यहाँ लिख दे रहा हूँ बैंक अकाउंट, कोई शक नहीं। और हमने फॉर्मेट खींच दिया इसका, ऐसे देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। तो हम अब मैं इसका हिसाब कर रहा हूँ, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो उसका जो बैलेंस है पहले से, इसको डेबिट साइड कहते हैं, इसको क्रेडिट साइड कहते हैं। तो इसका जो बैलेंस है उस साइड में उठा के इस साइड में रखिए। और जितनी भी संपत्तियाँ होती है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा, वो बैंक संपत्ति है। तो इसका बैलेंस को लिखेंगे बैलेंस टू बैलेंस BD, ब्राउट डाउन। शुरुआती बैलेंस को BD लिखेंगे, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, ठीक है। 20,000। उसके बाद थोड़ा सा याद करेंगे, और पैसे का हिसाब और कहाँ हुआ। तो पैसे के हिसाब में और पैसा आया था, याद है, संपत्ति से पैसा आया था बाई में, रियलाइजेशन अकाउंट में। आप पलट के देखिए जल्दी से, अगर आपने नोट किया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई में था, तो हम 2 में ले आएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट से कौन सा पैसा था, तो एसेट से रियलाइज जो किए थे वो वाला पैसा था, ठीक है। कितना था, एसेट से रियलाइज किए थे वो वाला पैसा था। कितना था भाई मेरे, 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया था। उसके बाद आप इस साइड में आ जाइए, और कुछ नहीं मिलेगा आपको रियलाइजेशन अकाउंट में। इस साइड में आप आएंगे तो देखेंगे क्रेडिटर्स को आपने बैंक में पेमेंट किया है। तो किस अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, पेमेंट वाला पैसा है, ठीक है। अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, पेमेंट तो एक माध्यम हो गया, कहने को पेमेंट है, लेकिन आपने किस अकाउंट में किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में किया, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। कितना हज़ार था, 30,000 था, आपको याद है क्या, 30,000 था। इसके बाद हमने और बैंक का काम क्या किया, तो उसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनरों को हमने पेमेंट किया 2 में। तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स। पार्टनर में हमने किस किस को दिया, तो A को दिया, एज कैपिटल अकाउंट, फिर B को दिया, 3 अकाउंट था ना वहाँ पे, बीज कैपिटल अकाउंट, फिर हमने C को दिया, तो लिखा है सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। ये 38,000, 28,000 और यहाँ पर 24,000। देखिए यहाँ पर 1,20,000 हो गया, और यहाँ पर भी 1,20,000 होना चाहिए। 8 8 16 4 20 के 0 हाथ में 2 और 3 3 6
2 8 2 10 2 12, 1,20,000। देखिए पूरा हिसाब बराबर हो गया। इसी को कहते हैं जितना पैसा आया उतना पैसा का हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है। तो एट लास्ट में आप सबसे लास्ट में आपको क्या बनाना है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, समझ रहे। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर हो तो। उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर का हिसाब करेंगे। और सबसे लास्ट में हम करेंगे कैश या बैंक का अकाउंट। आप बैलेंस शीट में चेक कर लेना, अगर हिसाब कैश से किया है तो जहाँ जहाँ हमने बैंक लिखा है वहाँ बैंक कैश लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ अगर बैंक से हिसाब किया है, बैंक का अकाउंट बना हुआ है, तो बैंक से हिसाब कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए और आप समझने का प्रयास थोड़ा सा करिए अपने से भी, ठीक है। आपको करना क्या है, आप चाहे बीकॉम पार्ट 1 में हो, चाहे आप क्लास 12 में हो, अगर आपको कहीं भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है तो आप क्या करिए कि आपके अकाउंट में जो बुक है और बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उससे आप सॉल्व करिए, ठीक है। और हमारे कॉन्सेप्ट को पूरा फॉलो करिएगा, समझ में आ रहा है, तब आपको इजीली समझ में आने लगेगा और उम्मीद है कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म हो चुका है, सॉल्यूशन हमने कर दिया है। और एक बार फिर से गुजारिश ये है आपकी कि इस चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और पढ़ाई आप जिस हिसाब से जैसे भी जहाँ भी कर रहे हैं उसको करते रहें, क्योंकि पढ़ाई आदतों का नाम है। अपने मन से तो पढ़ने का मन तो नहीं करता है, लेकिन अपनी आदत में इसको लाइए और इस तरह से पढ़िए कि वो आपकी अच्छी आदतों में शुमार हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।